नमस्कार, सुबह के 8 बजने के साथ ही वक्त हो गया है सुर्खियां अखबार की का। आपके साथ मैं दीपिका सिंह। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूजा अग्रवाल और शुरुआत खबरों के साथ करेंगे। विस्तार से हम आपको बताएंगे हर अखबार की खबर क्या है, विस्तार जानकारी। चलिए शुरुआत करते हैं, जहां पर स्वप्निल 50 मीटर 3 पोजीशन के फाइनल में पहुंचने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। जी हां, और दैनिक जागरण में इस खबर को तरजीह दी गई है। हालांकि ये इतनी बड़ी खबर है कि इसे हर एक अखबार में जगह दी गई है। भारत के निशानेबाज स्वप्निल कुशाले ने पुरुषों की 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन के फाइनल में पहुंचकर एक नई उपलब्धि हासिल की है। देखिए, सभी अखबारों ने जगह दी, लेकिन ये हम आपको दैनिक जागरण खबर दिखा रहे हैं। तो धोनी से प्रेरित स्वप्निल ने इतिहास रचा। आपको ये भी बता दें कि ओलंपिक में 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन के फाइनल में पहुंचने वाले पहले भारतीय बने हैं स्वप्निल कुशाले। आज पदक पर निशाना लगाएंगे और देखिए, तमाम देशवासियों की निगाहें उनके इस उम्मीद पर होगी। ये उम्मीद है कि वो पदक जीतेंगे। तो भारत के स्वप्निल कुशाले ने पेरिस ओलंपिक में पुरुष की 50 मीटर राइफल 3 पोजीशंस के फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया, जबकि ऐश्वर्या प्रताप सिंह तोमर चूके फाइनल में पहुंचने के साथ ही कुशाले ने इतिहास रचा। इस स्पर्धा के फाइनल में पहुंचने वाले भारत के वो पहले निशानेबाज बन गए हैं, जो अपने आप में बहुत खास है। आपको बता दें कि भारत के पहले निशानेबाज बने कुशाले क्वालिफाइंग दौर में 590 का स्कोर चॉइस किया है और इसी के साथ 589 का स्कोर करके 11वें स्थान पर है। चीन की बात करी जाए तो चीन के लियू युकून 594 स्कोर करके शीर्ष पर रहे। और देखिए, अभी बता दें आपको कि स्वप्निल जो है आखिरकार किससे प्रेरित रहे हैं। स्वप्निल कुशाले महान क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी से प्रेरणा लेते हैं, ये उनका कहना है। ये उनकी इंस्पिरेशन है कि मुझे धोनी जैसा कुछ करके दिखाना। देखिए, आज वह पदक पर निशाना लगाने जा रहे हैं, जो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और देखिए, हमारी उम्मीदें भी यही हैं कि वह पदक को जरूर जीते। बिल्कुल, देखिए, उन्होंने क्वालिफिकेशन राउंड में 590 का स्कोर बनाया और 7वें स्थान पर उन्होंने अपनी जगह बनाई। क्वालिफिकेशन राउंड से TOP 8 यानी कि टॉप 8 निशानेबाज फाइनल में वो पहुंचे। स्वप्निल अब पदक के लिए दाव लगाते दिखेंगे। उनका फाइनल मुकाबला आज दोपहर 1 बजे खेला जाएगा और इस स्पर्धा में 3 पोजीशन में शूटर्स को निशाना लगाना होता है। इनमें नीलिंग यानी कि झुककर बैठकर, यानी कि झुककर और बैठकर, लेटकर और खड़े होकर निशाना लगाया जाता है। देखिए, इस स्पर्धा में भारत के एक और शूटर हैं, जैसे कि ऐश्वर्या प्रताप सिंह 11वें स्थान पर भी रहे। उनका स्कोर 589 का रहा, लेकिन आज सबकी निगाहें रहेंगी दिन के 1 बजे। चलिए आगे बढ़ेंगे। वायनाड में मृतकों की संख्या हो गई है 200 के पार। कीचड़ के कारण तलाशी अभियान बाधित है। द हिंदू ने इस खबर को, हिंदुस्तान टाइम्स से सहित तमाम अखबारों ने इस खबर को तरजीह दी है। तो केरल के वायनाड जिले में भूस्खलन की घटनाओं में आपको बता दें कि जो इजाफा हुआ है, मरने वालों की संख्या है वो लगातार 200 के पार हो गई। 200 से अधिक लोग घायल हो गए। इसके अलावा तकरीबन 191 लोग लापता बताए जा रहे हैं। बचाव कर्मी मलबे में दबे लोगों को तलाशने में जुटे हुए हैं। इससे मृतक संख्या की ओर बढ़ने की आशंका है। जो आधिकारिक सूत्र हैं, उन्होंने बताया कि भूस्खलन के बाद मुंडकई और चूरलमाला इलाके में 180 से ज्यादा लोग लापता हैं। 300 से ज़्यादा जो मकान हैं वो पूरी तरीके से नष्ट हो गए हैं। मरने वालों में 75 की शिनाख्त कर ली गई है। 123 शवों का पोस्टमार्टम भी कर लिया गया है। थल सेना, नौसेना, NDRF के बचाव दल मलबे में दबे लोगों की तलाश में इस वक्त जुटे हुए हैं। देखिए, ये जो खबर है वाकई में हम कह सकते हैं पूजा कि अभी देखिए, अभी इतने शव निकाल लिए गए हैं। इस खबर को दैनिक जागरण ने भी जगह दी है। देखिए, और तमाम अखबारों में जगह दी गई है। दैनिक जागरण में भी इस खबर को जगह दी गई है कि वायनाड में मलबे में शव तलाश रहे हैं बचावकर्मी और अभी तक 167 लोगों के शव को निकाला गया है। देखिए, अब देखिए, आप समझिए आप कि पूरा स्थिति, आप तस्वीर ज़रा देखिए। तस्वीर देखेंगे तो जहाँ जहाँ आप नज़र दौड़ाएंगे वह राहत और बचाव काम चल रहा है। ये देखिए, ये तस्वीर देखिए ज़रा आप, ये देखिए, जल भराव और नदियाँ जो हैं वो उफान पर आ गई हैं। यही दिक्कतें सबसे ज़्यादा हुई हैं। बिल्कुल, तो देखिए, और द हिंदू अखबार ने भी इस खबर को तरजीह दी गई है और इसमें आप देखेंगे वायनाड डेथ टोल क्रॉसेस 200, यानी कि मरने वालों की संख्या जो है वो 200 को भी
पार कर चुकी है। वायनाड में भूस्खलन के कारण, लैंडस्लाइड के कारण यह हादसा हुआ है और यह हादसे अभी भी लगातार हो रहे हैं। इन हादसों पर किसी तरह का कोई भी ब्रेक अब तक नहीं लग पाया है। और देखिए, इससे पहले जब शुरुआत में यह हादसा हुआ था तब 87 लोगों की जान गई थी। उसके बाद से राहत बचाव कार्य शुरू किया गया। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीम को मौके पर तैनात किया गया, लेकिन भूस्खलन इतनी तेजी से हो रहा है लगातार हो रही बारिश के कारण कि इस पर कंट्रोल कर पाना सरकार के लिए, प्रशासन के लिए काफी मुश्किल साबित हो रहा है। और इसी कारण से अब तक 200 लोगों की जान इस हादसे में जा चुकी है, जो संख्या शायद आगे भी बढ़ सकती है और ये काफी खौफनाक है। और देखिए, इसी बात को लेकर यही जो मसला है, कल हम बात करें, संसद के दोनों सदनों में गूंजा, चाहे वो राज्यसभा हो, लोकसभा हो। कहा क्या गया, जरा आप ये भी समझ लीजिए। ये कहा गया कि लोकसभा में भाजपा सांसद तेजस्वी सूर्या इतना ही कह पाए कि केरल में बीते 5 वर्ष में 350 से अधिक लोगों की जान भूस्खलन के कारण जा चुकी है। ये आपदाएं वेस्टर्न घाट के क्षेत्र में अनियमित व्यावसायिक गतिविधियों से आई हैं। और ये कहा गया है कि चेताते विशेषज्ञ रहे हैं। हमेशा से विशेषज्ञ इस बात को लेकर कहते रहे हैं कि इस तरह की जो घटनाएं हैं वो लगातार बढ़ती जा रही केरला में, लेकिन वो वहाँ का जो प्रशासन है वो इस ओर ख्याल नहीं दे रहा, ध्यान नहीं दे रहा। इसकी बानगी लोगों को हमेशा अपनी जान देकर चुकानी होती है। इस संबंध में आपको बता दें, एक रिपोर्ट भी सामने आई। केरल के यूडीएफ और एलडीएफ सरकार कई वर्षों से इसे दबाती रही। तेजस्वी के इस बयान का कांग्रेस सदस्य वेणुगोपाल ने राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप बताया। तब संसद में मामला यही रह गया, लेकिन केरल से जुड़ी ये रिपोर्ट सामने आ चुकी है कि केरल में भूस्खलन के संबंध में 2 विशेषज्ञों की पैनल रिपोर्ट 10 साल से ठंडे बस्ते में पड़ी है, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। और देखिए, यही जो है, अब सवाल खड़े होते हैं कि आखिरकार केरल में इस तरह की जो भूस्खलन की घटनाएं कोई पहली मर्तबा नहीं है पूजा। इससे पहले भी जब घटना हुई थी तब भी भारी तादाद में लोग मारे गए थे। सवाल ये होता है कि आखिरकार जो डेवलपमेंट है, डेवलपमेंट के नाम पर आप विनाश को क्या न्योता दे रहे हैं, क्योंकि साफ तौर पर अब दिखाई पड़ रहा है। बिल्कुल। देखो, और सबसे अच्छी बात दीपिका ये है कि सदन में जब वायनाड में हो रहे हादसे का मुद्दा गूंजा तो उस दौरान अच्छी बात ये रही कि केंद्र सरकार से मदद की मांग की गई, मदद की उम्मीद की गई। राहुल गांधी ने खुद इस मुद्दे को सदन में भी उठाया और उस दौरान केंद्र सरकार भी तत्काल प्रभाव से मदद के लिए तैयार हो गया और दोनों सरकारों के बीच सहमति बनी। जाहिर सी बात है, जब इस वक्त 143 लोगों की मौत की सूचना आई थी तब पीएमओ की ओर से, आपने भी देखा होगा, खुद प्रधानमंत्री मोदी ने एक्स पर पोस्ट किया था, अमित शाह ने पोस्ट किया था, तभी कह दिया गया था 50-50 हज़ार रुपए जो घायल हैं उनको दिए जाएंगे, उनके परिजनों को, और 2-2 लाख रुपए का जो मुआवजा था उसकी भी बात कर दी गई थी। हालांकि और भी आगे राहत की बात केंद्र सरकार ने कही है, लेकिन हमें इसकी जड़ पे जाना होगा पूजा कि आखिरकार ये तमाम जो हादसे हैं केरला में क्यों बढ़ते जा रहे हैं, आप उस पे समझिए। वो रिपोर्ट्स उन्हें क्यों दबाया जा रहा है, उन रिपोर्ट्स पर विचार करिए। विशेषज्ञ जो लगातार चेता रहे हैं, क्यों आप उनकी बातों को नहीं समझ रहे हैं, क्यों दरकिनार कर रहे हैं? अब सवाल यही खड़ा हो रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं पूजा। खबरों में बढ़ते आगे। 5 घंटे बारिश से दिल्ली एनसीआर जलमग्न हो चुका है। और देखिए, अमर उजाला में इस खबर को तरजीह दी गई है। 5 घंटे की मूसलाधार बारिश ने दिल्ली एनसीआर को डुबा दिया है। जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। पूरी तरह से जगह जगह पानी सड़कों पर भर चुका है। सड़कों पर जल भराव से लोग घंटों जाम में फंसे रहे। गाजियाबाद में सड़क पर लगा होर्डिंग गिरने से 55 साल के एक शख्स की मौत हो गई। वहीं खोड़ा के निर्माणाधीन नाले में पानी भर जाने से महिला और उसके 3 साल के बेटे प्रियांश की डूब जाने से जान चली गई। ग्रेटर नोएडा के तुगलकपुर में जिम की छत गिरने से 2 युवक घायल हो गए हैं। देखिए, कहते हैं तस्वीरें बहुत कुछ बयां करती हैं। तस्वीरें जो हम आपको दिखा रहे हैं वो बयां कर रही हैं। तस्वीरें जरा आप ये भी देखिए, इस फोटो को आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि मानो किसी नदी की तस्वीर है, लेकिन ऐसा नहीं, ये सड़क की तस्वीर है। जी हाँ, भारी बारिश दिल्ली एनसीआर में हुई, जो रफ्तार है वो मानो थमसी गई है। जरा आपको डिटेल में बता देते हैं कि जल भराव से कई जगह लंबा जाम रखा, और जो तस्वीर मैं आपको दिखा रही थी वो सेक्टर 75 की थी, जहां पर लगातार पानी इस कदर भरा हुआ था। ग्रेटर नोएडा के तुगलकपुर गांव में जिम की छत गिरी, जैसा कि पूजा भी आपको बताई थी। 2 युवक घायल हुए हैं। तो फिलहाल आपको बता दें, मूसलाधार बारिश समेत दिल्ली एनसीआर में हाल बेहाल हो गया है। नोएडा के सेक्टर में 62 में 118.5 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। और देखिए, आपको बता दें कि बाकायदा इसको लेकर अलर्ट भी जारी किया गया और एहतियात बरतने की सलाह दी गई है।
फिलहाल आपको बता दें कि राहत तो जरूर मिली, लेकिन गर्मी से राहत के बाद ये आफत की बारिश भी हम इसे कह सकते हैं। बिल्कुल, देखिए दीपिका, आफत की ही बारिश इसे हम कह सकते हैं, और वो इसलिए क्योंकि सड़कों पर न केवल घुटने बल्कि उससे ऊपर तक का पानी भर चुका है और ये परेशानी अब भी जस की तस बनी हुई है। ऐसा नहीं है कि ये परेशानी खत्म हो गई है। आज भी मौसम विभाग की ओर से देखिए बारिश का अलर्ट जारी किया गया है, जिससे ये साफ तय है कि जो स्थिति बनी हुई है ये और ज्यादा बढ़ने वाली है। लोगों को राहत तो किसी हाल में नहीं मिलने वाला है। सड़कों पर आपने देखा होगा जो लोग गाड़ी में थे उन्हें तो जाम की समस्या का सामना करना ही पड़ा, लेकिन जो 2 पहिया वाहन चला रहे थे उन्हें उस पानी में खुद पैदल उतरकर चलना पड़ा। और ऐसे में जलभराव की स्थिति में आपको भी अंदाजा नहीं होता कि कहां गड्ढे हैं, कहां नदी है, कहां नाले हैं, और कई बार पैर चले जाने से बड़ा हादसा हो सकता है, जैसा कि एक हादसा हुआ भी। एक मां और उसके 3 साल के बच्चे की हादसे में मौत हो गई। तो बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप अलर्ट रहे, सावधान रहे। जहां ज्यादा पानी भरा हो वहां अगर आप चल रहे हैं या फंस गए हैं तो आप धीरे धीरे सोचकर कदम रखें, ताकि आपको कोई भी हादसे का शिकार ना होना पड़े, आपके साथ कुछ गलत ना हो। मौसम विभाग ने आज के लिए बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। वहीं दिल्ली में स्कूलों की छुट्टी घोषित कर दी गई है, जो कि काफी अच्छा फैसला है। दिल्ली सरकार की मंत्री आतिशी ने कल देर रात इस बारे में आदेश जारी किया। बता दें कि दिन भर की उमस भरी गर्मी के बाद कल शाम करीब 6:30 बजे बारिश शुरू हुई थी और बरसात देर रात तक रुक कर जारी रही। देखिए, आपको ये भी बता दें कि आपने देखा भी होगा कि अधिकांश जो सड़कें हैं वो पानी में डूब गई थी। बीते दिनों कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में हादसे से चर्चा में आए दिल्ली के राजेंद्र नगर इलाके की सड़कों पर वापस से वही डरावना मंजर एक बार फिर से देखने को मिला। घुटनों तक पानी में लोग जाते नजर आए हैं। तो फिलहाल देखिए, अभी भी ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है। बहुत ज़रूरी ना हो तो घर से बाहर मत निकलिएगा जब तेज़ बारिश हो रही हो, चुकी तेज़ बारिश के साथ में आपको बता दें कि लगातार आंधी तूफान की आशंका बनी रहती है। चलिए आगे बढ़ जाएंगे। दिल्ली नगर निगम की कार्यप्रणाली पर दिल्ली हाईकोर्ट ने सवाल खड़े कर दिए। कहा, दिल्ली को त्रासदी का क्या इंतजार है, मजाक बन के रह गया एमसीडी। दैनिक जागरण ने इस खबर को जगह दी है। तो फिलहाल आपको बता दें कि इस खबर को जगह देते हुए कल जमकर यहां पर फटकार लगाई गई है। ओल्ड राजेंद्र नगर की प्रशासनिक लापरवाही के कारण कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में बाढ़ का पानी घुसने से 3 आईएएस स्टूडेंट्स की मौत से आहत दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली नगर निगम की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए। वरिष्ठ अधिकारियों की जवाबदेही पर अदालत ने कहा कि दिल्ली एमसीडी अब मजाक बनकर रह गया और दिल्ली एक त्रासदी का क्या इंतजार कर रहा है। कोर्ट ने कहा कि दिल्ली सरकार की सिविक अथॉरिटी दिवालिया है। कोर्ट ने आगे कहा कि पूरे मामले में एमसीडी सिर्फ अपनी जवाबदेही दूसरे पर डालने की कोशिश करती है। बिल्कुल, देखिए, और कहीं ना कहीं ये सवाल उठता भी है, क्योंकि जहां हम विकसित भारत की बात करते हैं, जहां हम देश की राजधानी की बात करते हैं, तो कम से कम राजधानी के हालात तो बेहतर होने चाहिए। लेकिन अगर आप दिल्ली का हाल देखेंगे तो मुझे लगता है किसी गांव और कस्बे से भी बुरा हाल दिल्ली का हो गया है। यहाँ पर दिल्ली को त्रासदी का इंतजार है, मजाक बनकर रह गया है एमसीडी। यानी ये साफ तौर पर कह सकते हैं कि एमसीडी यानी नगर निगम की जो जिम्मेदारी है, कहीं ना कहीं उन जिम्मेदारियों को पूरा नगर निगम नहीं कर पा रहा है। फिर चाहे ओल्ड राजेंद्र नगर में फिर से भरा वो पानी का सिलसिला ही क्यों ना हो, सड़कों पर जाम की स्थिति क्यों ना हो, या फिर सड़कों पर जलभराव की स्थिति ही क्यों ना हो। जल निकासी का दावा और वादा हर साल किया जाता है, लेकिन जब आप बरसात का मौसम हो उस दौरान सड़कों को अगर आप देखेंगे तो आपको ये साफ स्पष्ट हो जाएगा कि दिल्ली में बरसात से हालात कितने बद से बदतर हो जाते हैं। लोग अपने घर से निकल नहीं पाते और यहाँ तक कि लोग अपने घर में रह भी नहीं पाते, क्योंकि लोगों के घरों में भी पानी घुस जाता है। लापरवाही से जान लोगों की चली जाती है और ऐसे में लोग काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं, खासकर वो लोग जो दिल्ली में रह रहे हैं। और बड़ी बात हम ये कह सकते हैं पूजा, क्योंकि हर एक जिंदगी बहुत कीमती होती है और यही बात जो है वह हाईकोर्ट ने कह सकते हैं कि कड़ी फटकार लगाई है कि आपने एक ऐसे बंदे को पकड़कर जेल में डाल दिया जिसकी कोई गलती नहीं थी। क्या आपने किसी भी अधिकारी के, एमसीडी के किसी भी अधिकारी पर कोई कार्रवाई की? आई एम सॉरी, ये कहा क्या है हाईकोर्ट ने कि आई एम सॉरी कि आपको इस पर कार्रवाई करनी चाहिए थी, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। क्यों अधिकारी जो होते हैं वो एसी कमरे में बैठे रहते हैं? एसी कमरों से आप बाहर क्यों नहीं निकलते? क्यों आप लगातार मुआयना नहीं करते? आपको याद होगा जिस कोचिंग संस्थान का हम लगातार
जिक्र कर रहे हैं, जिन 3 स्टूडेंट्स की मौत हुई है, क्या उस संस्थान का, क्या उस कोचिंग इंस्टीट्यूट का लगातार मुआयना किया गया था? 2021 में उनको एनओसी दे दी गई थी, बेसमेंट में आप पार्किंग चलाइए, लेकिन क्या अधिकारी समय समय पर बाहर निकले? क्या अधिकारियों ने जांच की? लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो यही कहा हाई कोर्ट ने कि क्या आप एक बड़ी त्रासदी का इंतजार कर रहे हैं? देखिए, और साफ तौर पर कहा गया पुलिस को पक्षकार बनाकर संबंधित पुलिस उपायुक्त और जांच अधिकारी को पेश होने का निर्देश दिया गया। साफ तौर पर दिल्ली हाई कोर्ट ने यह कहा है कि हर जिंदगी हमारे लिए कीमती है, ऐसी लापरवाही से हम लोगों की जान नहीं जाने दे सकते हैं, जवाबदेही तय हमें करनी चाहिए। ये बात साफ तौर पर कही गई है। और जाहिर सी बात है पूजा, चूंकि मातहत क्या करते हैं सरकार के, मातहत अधिकारी होते हैं। अधिकारियों की जिम्मेदारी होती है कि वह समय समय पर अवलोकन करें, समय समय पर सड़कों पर उतरें और सड़कों पर उतरने के बाद हालातों का जायजा लें, जिससे लोगों को परेशानी ना हो। लेकिन ऐसा होता नहीं है, और जब होता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। चले खबरों में बढ़ेंगे आगे। संसद में राहुल की जाति पूछने पर घमासान मच गया। अनुराग ठाकुर के बयान का सरकार ने मजबूती से बचाव किया है। तो देखिए, दैनिक जागरण ने इस खबर को जगह दी है, और किस तरीके से जाति पूछने का जो मसला है मानो अब तूल पकड़ता नजर आ रहा है। तो फिलहाल संसद में राहुल की जाति पूछने पर घमासान मचा। अब तरह तरह की जो टिप्पणियां हैं वो सामने आई हैं। तस्वीर जरा आप देखिए, संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने इस पूरे मुद्दे को साफ तौर पर रखा, और देखिए आरोप प्रत्यारोप और बयानबाजी शुरू हो गई है। अनुराग ठाकुर के बयान पर सरकार ने मजबूती से अपना बचाव किया है। लोकसभा में बुधवार को बोलते संसदीय कार्य मंत्री, जिनकी तस्वीर मैंने आप तक साझा की, कांग्रेस समेत विपक्षी दलों ने आसन के सामने आकर नारेबाजी की, तख्तियां दिखाई। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने भी कांग्रेस पर अराजकता भड़काने का आरोप लगा दिया। भाजपा का सवाल, अगर जाति पूछना अपमान है तो जाति गणना कैसे होगी? ये तमाम बड़ी बातें कही गई। बिल्कुल, देखिए, नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की जाति पूछने के मुद्दे पर कल लोकसभा में जोरदार हंगामा हुआ। कांग्रेस समेत विपक्षी दलों के सदस्यों ने आसन के सामने आकर नारेबाजी की, तख्तियां लहराई और पर्चे भी फाड़े, जिसके बाद स्पीकर ओम बिरला को लगभग आधे घंटे के लिए सदन की कार्यवाही को स्थगित करना पड़ा। सत्ता पक्ष ने राहुल गांधी पर अनुराग ठाकुर के दिए गए बयान का मजबूती से बचाव किया। विपक्ष के हंगामे के बीच ही संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कांग्रेस पर अराजकता भड़काने का आरोप लगाया। अब सवाल यही है कि अब आप समझिए कि मॉनसून सत्र, जिसमें तमाम बड़े निर्णय लिए जाने चाहिए थे, जिसमें लोगों के लिए फैसले लिए जाने थे, लेकिन ऐसा नहीं होता है। ये गाढ़ी कमाई जो लोगों की होती है वह कहीं ना कहीं इसी तरीके से हंगामे की भेंट चढ़ जाती है। चलिए फिलहाल वक्त छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा और लौटेंगे। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत आप सभी का। रुख करते हैं खबरों की ओर। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अग्निपथ योजना पर बोलते हुए सांसदों से राष्ट्रीय सुरक्षा के मामले का राजनीतिकरण न करने की बात कही है। उन्होंने कहा कि अग्निपथ एक राष्ट्रीय सुरक्षा योजना है। तो फिलहाल आपको बता दें कि राष्ट्रीय सुरक्षा योजना है अग्निपथ, अ नेशनल सिक्योरिटी स्कीम, कैन नॉट बी एबॉलिश इट। तो फिलहाल देखिए, उन्होंने कहा कि यदि हम अग्निपथ योजना का जिक्र करते हैं तो अग्निपथ योजना जो है वह ऐसा नहीं है, इसे खत्म नहीं किया जा सकता। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कल राज्यसभा में अग्निपथ शॉर्ट सर्विस भर्ती योजना को खत्म करने की विपक्ष की मांग को जोरदार तरीके से खारिज ही कर दिया। इस योजना को राष्ट्रीय सुरक्षा योजना बता दिया और कहा कि 24 जुलाई को केंद्रीय बजट पर अपने भाषण के दौरान कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम के द्वारा की गई 5 मांगों में से 2 मांग थी, जिसमें अग्निपथ भर्ती शॉर्ट सर्विस भर्ती योजना को खत्म करने के अलावा नीट को खत्म करने की मांग भी रखी गई थी। उच्च सदन में तमाम सवालों और मुद्दों पर अपने 2 घंटे से अधिक लंबे जवाब के अंत में सीतारमण ने इस बात का जिक्र किया। उन्होंने राजनेताओं से राष्ट्रीय सुरक्षा के मामलों पर राजनीति न करने को कहा। बिल्कुल, देखिए, और अग्निपथ योजना को लेकर विपक्ष लगातार विरोध कर रहा है। विपक्ष का ये कहना है कि अग्निपथ योजना जो है ये सिर्फ युवाओं के साथ गलत करने का एक तरीका है, और इसको लेकर केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सदन में बोलते हुए साफ तौर पर कहा कि ये नेशनल सिक्योरिटी का मामला है और अग्निपथ योजना जो है, जो ये स्कीम है, ये हम किसी भी हाल में वापस नहीं लेने वाले हैं। खुद
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बुधवार के दिन कहा, जो विपक्ष की ओर से सवाल खड़े किए गए थे उसका जवाब उन्होंने दिया और उन्होंने कहा कि ये योजना वापस नहीं हो सकती है। देखिए, आपको बता दें, यहाँ पर भी कोट किया गया है इस खबर को, यहाँ पर भी इंपॉर्टेंस दी गई है दैनिक जागरण में। इसमें कहा गया कि अग्निवीर योजना पर राजनीति ना हो। क्या कहा? देखिए, वित्त मंत्री ने कहा, विपक्ष को नसीहत दी कि अग्निवीर योजना को लेकर कोई राजनीति ना की जाए और ये आप बिल्कुल स्पष्ट तरीके से समझ लीजिए। कहा कि क्योंकि ये योजना देश के सशस्त्र बलों को युवा बनाने के साथ ही युद्ध के लिए सदैव तैयार रहने के लिए लाई गई है। पहली बात ये। दूसरी बात ही, विपक्षियों से इस योजना की आलोचना को पूरी तरीके से खारिज किया और कहा कि 17 यानी कि 17.5 से लेकर 21 वर्ष की आयु वाले युवाओं की सेना में नियुक्ति से देश को फिट सैनिक मिलेंगे और इस योजना को लेकर अनावश्यक चिंता करने की जरूरत नहीं है। देखिए, एंड ऑफ द स्टोरी यही कि यहाँ पर जो सेना को जवान मिले वो फिट होने चाहिए और इसी को लेकर पहले भी आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी ने भी यही कहा था। जब 3 से 4 दिन पहले आपने वक्तव्य दिया था, उन्होंने अपने बात कही थी, तब भी यही कहा था कि फिट सैनिक होने चाहिए और इसी को लेकर ये योजना जो है वो लाई गई है सामने। इसको लेकर अब राजनीति किसी भी हाल में नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल, चलिए खबरों में बढ़ते हैं आगे। केरल सरकार को पहले ही दे दी गई थी चेतावनी, नहीं हुई अलर्ट, अमित शाह का ये कहना है। तो हाल ही में वायनाड में आई त्रासदी को लेकर अमित शाह ने ये बयान दिया है और अमित शाह की ओर से कहा गया कि केरल सरकार को सप्ताह भर पहले ही इसकी चेतावनी दे दी गई थी, लेकिन सरकार अलर्ट नहीं हुई। तो वायनाड में जो भूस्खलन हो रहा है, जो त्रासदी हुई है, इसको लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ये बयान दिया है कि केरल सरकार को हमने सप्ताह भर पहले ही अलर्ट कर दिया था, चेतावनी दे दी गई थी, लेकिन सरकार अलर्ट ही नहीं हुई। देखिए, ये बड़ी बात है, क्योंकि हमने पहले भी पूजा अभी डिस्कशन किया था कि केरल को लेकर जो पूरा मसला है, जो आपदा लगातार केरला में आती है, उस आपदा के पीछे आखिरकार वजह क्या है। दोनों सदनों में इस मुद्दे को पुरजोर तरीके से उठाया गया। पहले भी कहा गया था कि विशेषज्ञों की तमाम जो बातें हैं, उन बातों को आपने दरकिनार कर दिया। वो रिपोर्ट का हवाला दिया गया कि 10 साल पहले भी वो रिपोर्ट सामने लाई गई थी, वो रिपोर्ट आपने कहीं ना कहीं दबा के रख दी है। आप विकास के पथ पर अग्रसर हैं, आप विकास कर रहे हैं, लेकिन विकास के आड़ में क्या विनाश को आप न्योता दे रहे हैं। यहाँ पर अमित शाह ने कहा था कि देखिए, हमने वायनाड को लेकर, हमने केरला को लेकर पहले से ही चेतावनी जारी कर दी गई थी, लेकिन उन चेतावनियों को सिरे से खारिज, उनको अवॉइड जो किया गया वो राज्य सरकार के द्वारा किया गया। उसकी परिणति ये रही कि अब जो है केरला में इतनी त्रासदी आई हुई है, इसके जिम्मेदार और सिर्फ राज्य सरकार है। बिल्कुल, देखिए, और अमित शाह ने कहा, संसद में गृह मंत्री अमित शाह बोले, राज्य सरकार अलर्ट हो गई होती तो काफी नुकसान को बचाया जा सकता था। वार्निंग के साथ ही केंद्र ने 23 जुलाई को केरल में भेजी थी एनडीआरएफ की 9 बटालियन। सप्ताह भर पूर्व चेतावनी देने वाले दुनिया में सिर्फ 4 देश हैं, जिनमें से एक भारत है। तो केरल के सीएम ने शाह के दावे को खारिज भी किया है। जी हाँ, देखिए, दक्षिणी राज्य केरल के मुख्यमंत्री पी विजयन ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के इस दावे को खारिज कर दिया। राज्य सरकार को भारी बारिश के कारण वायनाड में प्राकृतिक आपदा के बारे में 23 जुलाई को ही चेतावनी दी गई थी और विजयन ने कहा कि भूस्खलन से पहले आईएमडी ने जिले के केवल ऑरेंज अलर्ट ही जारी किया था। हालांकि जिले में 572 मिलीमीटर से अधिक बारिश हुई, जो कि आईएमडी द्वारा लगाए गए अनुमान से काफी ज्यादा था। यानी कि जो मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने अमित शाह के दावे को सिरे से खारिज किया। उन्होंने कहा कि मौसम विभाग की ओर से सिर्फ ऑरेंज अलर्ट दिया गया था कि ज्यादा बारिश नहीं होगी, लेकिन जो बारिश हुई वो अनुमान से काफी ज्यादा था। चलिए खबरों में बढ़ते आगे। पूजा नहीं रही आईएएस अधिकारी, उम्मीदवारी अब रद्द कर दी जाएगी। दैनिक जागरण ने, हिंदुस्तान टाइम्स सहित तमाम अखबारों ने इस खबर को जगह दी है। यूपीएससी ने पूजा केड़कर की अफसरी छीन ली, उनकी अंतिम उम्मीदवारी रद्द कर दी गई है। तो फिलहाल आपको बता दें कि अब पूजा जो है आईएएस अधिकारी नहीं रहेंगी और अब देखिए ये साफ हो गया है, क्योंकि काफ़ी अनियमितताएं सामने आई थी और इसी को लेकर आपको बता दें कि आगे भी भविष्य में अब वो आईएएस का जो एग्ज़ाम है वह नहीं दे पाएंगी। और देखिए इस खबर को जगह दी गई है, दैनिक जागरण ने उम्मीदवारी को रद्द कर दिया गया है।
तो पूजा खेड़कर की अग्रिम जमानत याचिका खारिज करके दिल्ली पुलिस ने मांगी है। तो फिलहाल आपको बता दें कि भविष्य में होने वाली किसी भी परीक्षा में शामिल होने पर यूपीएससी में लगाई रोक है। सीएसई 2022 के नियमों के उल्लंघन पर यह कार्रवाई की गई है। संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी ने विवादों में फंसी प्रशिक्षु आईएएस अधिकारी पूजा खेड़कर के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। आयोग ने बुधवार को कहा कि पूजा खेड़कर की अंतरिम उम्मीदवारी रद्द कर दी गई है। भविष्य में उनके किसी भी परीक्षा में शामिल होने पर रोक लगा दी जाएगी। अब इस तरह पूजा खेड़कर आईएएस अधिकारी नहीं रहेंगी। आयोग ने बयान में कहा कि यूपीएससी ने उपलब्ध रिकॉर्ड की सावधानी पूर्वक जांच पड़ताल की और सीएसई 2022 यानी कि सिविल सेवा परीक्षा 2022 के नियमों का उल्लंघन पाया गया है और इसमें पूजा को दोषी करार दिया गया है। यानी कि अभी तो एग्जाम से वंचित है ही जेल में, और उसके बाद देखिए भविष्य में भी अब एक कड़ी कार्रवाई पूजा पर की जाएगी। बिल्कुल, देखिए यूपीएससी ने पूजा खेड़कर की अफसरी जो है वो छीन ली है और उनकी अंतिम उम्मीदवारी रद्द कर दी गई है। और इसी के साथ फिलहाल के लिए आज हमारे इस खास कार्यक्रम में इतना ही। आप कहीं मत जाइए और देखते रहिए न्यूज़ इंडिया, क्योंकि खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।